क्लास 10th भूगोल का जो पहला जो अध्याय पढ़ रहे थे संसाधन एवं विकास, उसका ये 5वां भाग है जिसमें हम लोग मृदा या मिट्टी संसाधन के बारे में पढ़ना है। ठीक ना। इसके पहले हम लोग पढ़े थे भारत में भूमि संसाधन के बारे में। ठीक ना। अब हमें पढ़ना है मृदा संसाधन के बारे में। ठीक। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ठीक ना। यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मतलब ये एक तरह से देखा जाएगा जो भी हमारे पौधे हैं उनके विकास में बहुत बड़ा अपना योगदान देती है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। जैसे मान लीजिए एक मानव को ही ले लीजिए, मानव इस पर खेती करता है, विभिन्न तरह के अनाज उगाता है और उनका पोषण करता है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने में लाखों वर्ष समय लग जाता है। ठीक ना। मतलब जो ऊपरी का जो उपजाऊ मिट्टी होती है पृथ्वी का, उसे बनाने में बहुत लाखों वर्ष समय लग जाता है। ठीक ना। मृदा बनाने की प्रक्रिया में ऊंचा व जनक सेल, संस्कृत सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। इन्हीं के द्वारा उस मृदा का निर्माण किया जाता है। उसके आगे देखेंगे मृदाओं का वर्गीकरण। ठीक। भारत में अनेक प्रकार के ऊंचा व भू आकृति, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित की गई हैं। मतलब भारत में जो मृदाओं का जो वर्गीकरण किया गया है वो ऊंचा वच, भू आकृति, जलवायु और वनस्पति। मतलब भारत में विभिन्न तरह के ऊंचा वच पाए जाते हैं, भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, विभिन्न तरह की जलवायु पाई जाती है और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। इसी कारण भारत में अनेक प्रकार की मृदाएँ भी क्या हुई हैं, विकसित हुई हैं। इसका पहला हमारा है जलोढ़ मृदा। यह नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक ना। जिन्हें हम लोग जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है। मतलब भारत के बहुत विस्तृत भाग में इस मृदा का निर्माण हुआ है। यह देश के महत्वपूर्ण मृदा है। ठीक ना। वास्तव में संपूर्ण उत्तर मैदानी जलोढ़ मृदा से बना है। मतलब जो उत्तर का जो विशाल मैदान है वो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदा से ही बना है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। मतलब जो हिमालय से निकलने वाले 3 महत्वपूर्ण जो नदी तंत्र है जिसमें गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, उनके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से ही क्या हुआ है, इस जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक ना। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती हैं, एक पुरानी जलोढ़ मृदा और एक नवीन जलोढ़ मृदा। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं आता वहाँ पुरानी जलोढ़ मृदा बनी रहती है। जैसे मान लीजिए बहुत पहले ठीक ना बाढ़ आया हो उस क्षेत्र में, अब बाढ़ आना वहाँ पर क्या हो गया, बंद हो गया, तो उस क्षेत्रों में वही पुरानी जलोढ़ मिट्टी की क्या होती है, निर्माण होती है। इसीलिए उसे हम लोग बांगर मृदा या बांगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब आ जाइए नवीन जलोढ़ मृदा। वह भूमि जहाँ बाढ़ का पानी निरंतर पहुँचने से नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव होता है। मतलब उन क्षेत्रों में लगातार हमेशा बाढ़ आती रहती है। ठीक ना। तो इसलिए वहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। उसे हम लोग खादर मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं जो गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों दलहन की खेती के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर इनकी खेती की जाती है। और ये तत्व मृदा में पाए जैसे पोटास है, फास्फोरस है, चूना है, उनमें इस जलोढ़ मृदा में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए इस पर बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। ठीक ना। अब आ जाइए उसके बाद से काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला क्योंकि इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से बनी लावा युक्त शैलों के टूटने से होता है। मतलब इस मृदा का रंग काला होता है क्योंकि जब ज्वालामुखी का निर्माण होता है तो लावा युक्त चट्टानें आकर ऊपर पृथ्वी पर जम जाती हैं और जब वो टूटती हैं तो उन्हीं से क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक। उसके आगे देखेंगे और इन्हें रेगर मृदा भी कहा जाता है। कभी कभी काली मिट्टी कभी प्रश्न आ जाते हैं कि रेगर मृदा किन्हें कहा जाता है, तो आप जरूर बताइए जो काली मिट्टी होती है उसी को रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। उस पर बड़े पैमाने पर कपास की खेती की जाती है। ठीक ना। इसीलिए इसका नाम पड़ गया काली कपास मृदा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक। और गर्म और शुष्क मौसम में इनमें गहरी दरारें पड़ जाती है। जब ये गर्मी के मौसम में ये जब सूख जाता है, ठीक ना, तो
उनमें बहुत मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं और इसलिए उसकी जुताई करना बहुत ही कठिन होता है। और जब वर्षा होती है तो ये गीली हो जाती है, ठीक ना। तो गीली होने की वजह से चिपचिपी जैसे दिखाई देने लगती है, ठीक। महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। मतलब जो काली मिट्टी है महाराष्ट्र में, गुजरात में, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो हमारे पठारी भाग है उन क्षेत्रों में विशेष रूप से ये काली मिट्टी पाई जाती है। अब उसके बाद से देखेंगे लाल और पीली मिट्टी। लाल मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों के रवेदार आग्नेय चट्टानों में कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद में पाई जाती हैं। इन मृदाओं का रंग लाल रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। मतलब इनका रंग लाल क्यों पड़ता है, तो उन चट्टानों में लौह धातु मतलब कच्चे लोहे की अंश पाया जाता है, ठीक ना, जिसकी वजह से इनका रंग लाल होता है। और इनका रंग पीला इसमें जल योजन के कारण होता है। मतलब उनमें जल योजन एक क्रिया होती है जिसकी वजह से उनका रंग क्या होता है, पीला पड़ जाता है, ठीक। तो ये है तीसरी मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है लेटराइज मिट्टी। लेटराइज शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। मतलब आप ईंट देखे होंगे, उसी तरह की ये मिट्टी का रंग होता है। लेटराइज मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में तथा शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक आने के कारण होता है। मतलब जब एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, जलवायु होती है, एक उपोष्णकटिबंधीय, और उनमें आर्द्र शुष्क ऋतुओं के कारण एक के बाद एक आने के कारण होता है। और एक और भी कारण है, यह भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन, जैसे मान लीजिए जिन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है तो ऊपर की मिट्टी बह जाती है, कंक्रीट वाली मिट्टी बह जाती है, उसी को हम लोग लेटराइज मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। यह मृदा अधिकतर दक्षिण राज्यों में जैसे महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल प्रदेशों में पाई जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय की खेती और काफ़ी उगाई जाती है। मतलब कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में मिट्टी संरक्षण के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर चाय और काफ़ी की खेती की जा रही है। अब पांचवा देखेंगे मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाओं आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक होता है, ठीक ना। ये मृदा में ह्यूमन और नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है, ठीक। इन मृदा को सही तरीके से सिंचाई करके इन्हें कृषि योग्य बनाया जा सकता है। कौन सी मरुस्थलीय मृदा को सिंचाई का साधन विकसित करके हम उसे, ठीक ना, सिंचाई के रूप में मतलब कृषि योग्य मृदा में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब लास्ट जो हमारा है वह है वन और पर्वतीय मृदा। यह मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा वन उपलब्ध होता है। मतलब उन क्षेत्रों में वर्षा वन क्या है, उपलब्ध है। जहाँ अधिक वर्षा होती है तो वहाँ सदाबहार वन दिखाई देते हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अपरदन अधिक होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपान और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। मतलब जब नदी का जो निचला भाग आता है तो उसमें इस मृदा बहुत ज़्यादा ये क्या होती है, पर्वतीय मृदा उपजाऊ हो जाती है और जो बड़े पैमाने पर कृषि कार्य वहाँ किया जाता है। मृदा अपरदन, मृदा के कटाव उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मिट्टी के कटाव अथवा बहाव, मतलब मिट्टी कट रही है, बह जा रही है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कारण दो कारण है, एक भौतिक कारण जिसमें पवन, जैसे हवा एक जब बहता है तो एक स्थान से दूसरा स्थान पर मिट्टी को उड़ा के ले जाता है। हिम नदी, जब हिम की नदियाँ बहती हैं, ठीक ना, तो वो भी अपने साथ मिट्टी को बहा कर लेकर जाती हैं। जल, ठीक ना, जल जैसे मान लीजिए वर्षा होती है तो पानी बहता है तो अपने साथ मिट्टी को भी बहा कर ले जाता है, तो इस अपरदन होता है। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिका बनाता है जिन्हें हम लोग अवनालिका कहते हैं। जैसे मान लीजिए बहता जल, मतलब जब बहता हुआ जो जल है मृतिका युक्त मिट्टी को क्या करता है, काटते हुए गहरी गाही मतलब नालियाँ बनाते हुए बहता है, तो उसी को हम लोग नालियाँ कहते हैं। मानवीय कार्य में वनों उन्मूलन, वनों की अंधाधुंध कटाई होने की वजह से अपरदन होता है। अति पशुचारण के द्वारा, ठीक, निर्माण और खनन के द्वारा बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होता है, अपरदन होता है, ठीक ना। अब देखेंगे मृदा संरक्षण, ठीक। मृदा संरक्षण से आशय मृदा के कटाव को रोकना, ठीक ना,
उसी को क्या कहा जाता है, मृदा संरक्षण कहा जाता है। मतलब जो मिट्टी का जो कटाव हो रहा है उस पर क्या करना, रोक लगाना, ठीक ना, उसको रोकना, जिसे मृदा संरक्षण के नाम से जानते हैं। और उसके निम्न उपाय हैं, वृक्षारोपण करके, मतलब अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, ठीक ना, जिससे मृदा का अपरदन रुक सके। खेतों में मेड़बंदी करना, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जो हमारे खेत होते हैं उसमें मेड़बंदी, जिससे मिट्टी एक खेत से दूसरे खेत पर न जाए। ढालों पर साझेदार खेती करना, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों पर ढालदार जो होते हैं, ठीक ना, वहाँ सीढ़ीदार खेती करना, जिससे एक जगह से मृदा अपरदन हो तो दूसरी जगह पहुँच जाए। पशु चराई पर रोक लगाना, मतलब पशुओं के जो चरते हैं उन पर रोक लगाया जाए, जिससे मृदा का अपरदन न हो सके। तो इस तरह ये मृदा संरक्षण के उपाय थे। अभी हम लोग पढ़े थे मृदा के प्रकार, जिसमें हम लोग 5-6 प्रकार की मृदा के बारे में पढ़े थे। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली, लेटराइट मृदा, ठीक ना, मरुस्थलीय मृदा, और कौन सी लास्ट था, पर्वतीय मृदा। तो इस तरह हम ये 6 प्रकार की मृदाओं के बारे में पढ़े। ये विशेष रूप से प्रश्न ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं, आप ध्यान से इन्हें पढ़ लीजिएगा। एक बार जरूर किताब पढ़ने का प्रयास करिएगा। और थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं मैप में कि किस तरह कहाँ कहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है, ठीक। ये देखिए, आप देख रहे होंगे, जरा एक बार गौर से देखिए। जो हरे रंग में ऊपर दिखाया गया है वह है क्या, हमारी कौन सी मिट्टी है, पर्वतीय मृदा, ठीक ना। और जो हल्के से देखिए उस कलर में दिखाया है उसमें जलोढ़ मिट्टी है, लाल और पीली मिट्टी दिखाया है, काली मिट्टी दिखाया गया, लेटराइट मिट्टी दिखाया गया। देख रहे हैं ना, ये जो भाग हमारा है, ठीक ना, ये कौन सा है, ये मतलब पर्वतीय मिट्टी है। और ये जो भाग आ जाइएगा तो ये हमारी जलोढ़ मिट्टी है। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये सब हमारे कौन सी, लाल मिट्टी है, ठीक ना। और ये जो हमारी काली मिट्टी है, ठीक। उसके बाद से ये जो पीला वाला जो भाग दिखाई दे रहा है वो मरुस्थलीय या शुष्क मृदा के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो इस तरह की ये मृदा एक बार आप जरूर मैप में देख लीजिए कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में मतलब पाई जाती हैं, कौन कौन सी मृदा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, ठीक ना। ये यहाँ पर क्या हो गया, समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।